सबसे विशैली महिला का हृदय अंडरस्कोर एक लिन युआन ने ठंडी आंखों से देखा कि लिन योंगले को कांस्टेबलों द्वारा एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटा गया। उसने ठंडी सांस ली, अपना सामान उठाया और जाने के लिए मुड़ गई। लियूजी की मेज नष्ट हो गई थी। उसे लियूजी को ढूंढना था और उसे कुछ चांदी देकर क्षतिपूर्ति करनी थी। अरे तुम छोटे दुष्ट, मैंने दया करके तुम्हें बचा लिया और तुम बिना कुछ कहे चले गए। क्या आप अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? जिया झेंग ने लिन युआन के सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। उसकी कलाई अभी भी दर्द कर रही थी। इस लड़की को उसके विशैले मुंह और हृदय के साथ उसके द्वारा शानदार ढंग से संरक्षित किया गया था। क्या उसे रोते हुए उसके पैरों से चिपक कर उससे अपने अंदर ले जाने की विनती नहीं करनी चाहिए? और फिर वह घृणा से उसे दूर धकेल देता और वह रेंगती हुई वापस आ जाती और हताश होकर रोती हुई विनती करती कि वह उसे छोड़ने के बजाय स्वेच्छा से दासी या नौकरानी बन जाए। हाँ, यह एक महिला की सामान्य प्रतिक्रिया है। लिन युआन ने अपने सामने वाले आदमी की तरफ देखा जो जाने से इनकार कर रहा था। उसने अपने हाथ में गंदे मेज़पोश को लहराया और फिर अपने पीछे जलती हुई मेज़ की ओर इशारा किया। सुनो युवा मालिक, मैं मूनकेक ठीक ठाक बेच रही थी और अगर आप अचानक आकर मेरे व्यवसाय को अवरुद्ध नहीं करते तो मैं सब कुछ बेचकर घर चली जाती। क्या आज मैं इस झंझट में फंस जाता और आप यहाँ मेरी कृतज्ञता की उम्मीद कर रहे हैं? आपने मुझे पैसे का नुकसान पहुँचाया और मेरी मेज तोड़ दी, इसके बदले आप मुझे मुआवजा देने की बात क्यों नहीं करते? क्या जिया झेंग की कल्पना का आदर्श दृश्य तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लड़की वास्तव में पलटकर उससे चांदी की मांग कर रही थी। रुको, क्या वह इसलिए भ्रमित हो गया क्योंकि उसने लड़ाई के दौरान बहुत अधिक जोर लगाया था और उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया? इस लड़की की बाजी पलट देने की कला सचमुच अद्भुत थी। वह लगभग उसके द्वारा धोखा खा गया था। तुम छोटे कीड़े, मुझे धोखा देना बंद करो। मैंने अभी अभी सब कुछ साफ साफ देखा है। उनमें से कई लोग सीधे आपकी ओर आए थे और इसके अलावा जिया झेंग करीब आया, थोड़ा नीचे झुका और लिन युआन के कान में हल्की हंसी के साथ फुसफुसाया, मैंने सब कुछ साफ साफ देखा है। आपने उस आदमी का पैर तोड़ दिया और जानबूझकर किसी और के कदमों को बिगाड़ दिया ताकि आप उस पर कदम रख सकें। जेल पहले से ही नम और ठंडी है। इस युवा मालिक के वचन के कारण वांग तियानबा और उसके आदमी निश्चित रूप से अगले आधे महीने तक रिहा नहीं होंगे। मेरा अनुमान है कि उस आदमी का पैर नहीं बचाया जा सकेगा। छोटी बच्ची, क्या तुम अब भी यह कहने की हिम्मत रखती हो कि आज जो हुआ वह एक संयोग था? अपनी बात समाप्त करने के बाद जिया झेंग ने हल्की हंसी निकाली। उसकी सांसें लिन युआन के कान के ठीक सामने थीं। लिन युआन उससे एक सिर छोटा था। न केवल वह उसके बहुत करीब झुका हुआ था, बल्कि उसने जानबूझकर या अनजाने में उसके कान में फुसफुसाया, वास्तव में कष्टप्रद। लिन युआन ने उसके झुके हुए शरीर को दूर धकेल दिया, अपना दाहिना पैर उठाया और उस आदमी के गुप्तांगों की ओर घुटना रखा। लेकिन जिया झेंग शाकाहारी नहीं था। जब उसकी कमर खतरे में थी तो वह लापरवाह कैसे हो सकता था? वह अपने नितंबों से पीछे की ओर झुका, अपने हाथों को क्रॉस किया और लिन युआन के घुटने को ढक दिया, उसे नीचे की ओर धकेल दिया, जिससे उसके हमले को आसानी से विफल कर दिया। तुम छोटे दुष्ट, महिलाओं का दिल सचमुच सबसे जहरीला होता है। मैंने आपको क्या गलत समझा कि मेरे वंश पर इतना दुर्भावनापूर्ण हमला हुआ? लिन युआन का वास्तव में उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस जिया झेंग से दूरी बनाने के लिए इस हरकत का इस्तेमाल करना चाहती थी। तुम्हारे जैसे परेशान करने वाले व्यक्ति के साथ बेहतर होगा कि कोई संतान न हो। कौन जाने आपका बेटा आपसे भी ज्यादा परेशान करने वाला निकले। अपने होठों को फुलाते हुए लिन युआन पहले ही अपने कपड़े के थैले को शानदार ढंग से घुमाते हुए निकल चुकी थी। जिया झेंग केवल अपना सिर हिला सकता था और असहायता से मुस्कुरा सकता था जब वह उसे जाते हुए देख रहा था। ये छोटी लड़की काफी दिलचस्प थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह परेशान करने वाला रईस उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। 8वीं बार कोने को मोड़ने के बाद लिन युआन अंततः फूमन बिल्डिंग की ओर मुड़ गया। हालांकि लियूजी वहां नहीं था। एक अन्य नौकर ने बताया कि वह फिर से अपने युवा स्वामी की तलाश में बाहर गया था। लिन युआन ने लियूजी के लिए 2 टैल चांदी छोड़ी और दूसरे नौकर भाई को स्थिति समझाई, फिर फूमन बिल्डिंग छोड़ दी। मूलतः वह घर लौटने से पहले सभी मूनकेक बेचने की योजना बना रही थी, लेकिन इस घटना ने उसकी योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया और अब दोपहर हो चुकी थी। लिन फुबुई की बैलगाड़ी बहुत पहले ही गांव की ओर लौट चुकी होगी और वह चाहकर भी उनके पास नहीं पहुंच सकी। भूख लगने पर लिन युआन सड़क के कोने पर गई और खाने के लिए 2 बंस खरीदे। फिर उसने कुछ लाल और मूंग दालें खरीदी और यहाँ तक कि एक बड़ी पत्थर की चक्की भी खरीदी। उसने इन वस्तुओं को कुछ समय के लिए स्टोव में ही छोड़ दिया और योजना बनाई कि लिन फुबुई से बाद में गांव में एक विशेष यात्रा करने के लिए कहेगी ताकि वह उन्हें घर ले जाने में उसकी मदद कर सके। ये सोचकर कि उसकी मां का सबसे कीमती पुष्प कपड़े का टुकड़ा खराब हो गया है, लिन युआन इसकी भरपाई के लिए उसी पैटर्न के कपड़े का एक और टुकड़ा खींचने गई। जहां तक गंदे टुकड़े की बात है तो वह इतना बेकार था कि उसे फेंकना संभव नहीं था। सौभाग्य से गुइजी की भाभी सड़क के कोने पर ठंडी खाल बेच रही थी।
इसलिए वह पूछने गई कि क्या गुइजी की भाभी इसे लेने में कोई आपत्ति नहीं करेंगी। गुइजी को बेशक ऐसे अच्छे कपड़े की चाहत थी, लेकिन उसे बिना किसी कारण के इसे लेने में शर्म महसूस हुई और उसे आश्चर्य हुआ कि इसमें मूनकेक की इतनी अधिक फिलिंग कैसे हो सकती है। अपने संदेह को बढ़ाने से बचने के लिए लिन युआन ने झूठ बोला और दावा किया कि यह एक मेज़पोश था जिसे उसके बगल वाली दुकान पर मूनकेक बेचने वाली चाची अब नहीं चाहती थीं। ये सुनकर गुइजी इसे लेने के लिए सहमत हो गया, लेकिन बदले में लिन युआन को तिल के पेस्ट का एक कटोरा देने पर जोर दिया। दोपहर हो चुकी थी और लिन एरशुवान ने दोपहर के भोजन के अवकाश का लाभ उठाकर ठंडी खाल की दुकान पर मदद की। लिन युआन ने उन्हें व्हीलचेयर बनाने के लिए कुछ अच्छी लकड़ी पाने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। लिन एरशुवान व्हीलचेयर शब्द से मोहित हो गए और ये देखने के लिए उत्सुक थे कि तैयार उत्पाद कैसा दिखेगा, और उन्होंने तुरंत अपना एप्रन उतार दिया और लकड़ी का ऑर्डर देने के लिए दौड़ पड़े। लिन युआन ने अपने मामलों से लगभग निपट लिया था, लेकिन लिन फुगुई अभी भी वापस नहीं आई थी। लिन जियाक्सिन के पैर के बारे में सोचते हुए, जिसे उचित देखभाल की आवश्यकता थी, लिन युआन मुड़ा और सुअर के मांस की दुकान पर चला गया। उस समय पोर्क रोंग विश्राम कर रहे थे और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिवादन किया। छोटी बच्ची, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या आपको अपने 2 सुअर के बच्चे याद आ रहे हैं? हाँ, निश्चिंत रहें, वे खुशी से खा रहे हैं। लगभग 10 दिन बाद आप उन्हें पालने के लिए घर ले जा सकेंगे। उसकी हार्दिक हंसी से प्रभावित होकर लिन युआन ने जोर से सहमति व्यक्त की और फिर 2 मोटे सुअरों को देखने के लिए चली गई, जो वास्तव में पिछली बार की तुलना में अधिक मोटे और मजबूत थे। वे बर्फ जैसे सफ़ेद और गुलाबी रंग के थे, और यद्यपि सुअरों को कीचड़ में लेटना पसंद है, पोर्क रोंग के सभी सुअर के बच्चे स्वच्छ और काफ़ी आकर्षक थे। चाचा, मैं आज यहाँ सुअर के बच्चों को देखने नहीं आई हूँ। सुअर के बच्चों पर एक नज़र डालने के बाद लिन युआन ने पोर्क रोंग से अपने असली उद्देश्य के बारे में बात की। मैं आपसे कुछ सुअर की हड्डियाँ खरीदना चाहती हूँ, क्या आपके पास कोई है? कुछ कसाई मांस के पूरे टुकड़े बेचते हैं, इसलिए उनके पास सुअर की हड्डियाँ नहीं बचती हैं। हालांकि पोर्क रोंग के पास कुछ हड्डियाँ थीं, न केवल कुछ बल्कि बहुत सारी, क्योंकि वह सूप बनाने के लिए हमेशा कुछ हड्डियाँ रखता था। हड्डियों से बने सूप के ऊपर वसा की एक परत तैरती रहती थी, जिससे उसमें पकाए गए नूडल्स या चावल विशेष रूप से सुगंधित हो जाते थे। इस प्रकार इससे तेल और धन दोनों की बचत हुई। पोर्क रोंग ने सोचा कि लिन युआन भी ऐसा ही करने जा रही है। उसने उसके लिए 2 बड़ी मज्जा हड्डियाँ निकाली और हंसते हुए कहा, खरीदने की बात क्यों कर रहे हो? इनका कोई खास मूल्य नहीं है, इन्हें मुफ्त में ले लो। इनका उपयोग सूप या नूडल व्यंजन बनाने में करना बहुत स्वादिष्ट होगा। हालांकि वह जानती थी कि ये सुअर की हड्डियां मूल्यवान नहीं थीं, फिर भी लिन युआन उन्हें बिना किसी मूल्य के नहीं लेना चाहती थी। आखिरकार उसे भविष्य में सूप बनाने के लिए नियमित रूप से हड्डियां खरीदनी पड़ेंगी, और यदि वह बिना भुगतान किए उन्हें लेती रहेगी तो उसे अपराधबोध होगा। चाचा, मैं भविष्य में आपसे हड्डियां खरीदने के लिए अक्सर यहाँ आऊँगा। अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो मैं दोबारा आपकी दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं करूँगा। पोर्क रोंग पहले तो हैरान रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। ये छोटी लड़की काफ़ी दिलचस्प थी। अन्य लोग तो बिना भुगतान किए ही चले जाना चाहते थे, जबकि वह भुगतान न करने के कारण असहज महसूस कर रही थी। ठीक है लड़की, तो जो तुम्हें सही लगे वो चुका दो। वैसे भी यह मूल्यवान नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा देंगे तो मैं मना कर दूंगा। लिन युआन हंसी और उससे उसके लिए कुछ पाउंड सुअर का मांस तौलने को कहा। घर वापस आने पर उसके पास संभवतः करने के लिए कुछ और नहीं होगा, और शाम को समय मिलने पर वह मांस से भरे पकौड़े बना सकती है। अध्याय 102 विच्छेदित विचार 1_1 अध्याय 102 विच्छेदित विचार 1_1 जब तक लिन फुगुई शहर लौटी और उसने खरीदी गई सभी वस्तुओं को गाड़ी पर लोड किया, लिन एरशुवान भी अच्छी खबर लेकर आए। लकड़ी का ऑर्डर दिया गया था और 5 दिनों से अधिक समय में वितरित नहीं किया जाएगा। जब वे लिन परिवार घाटी में वापस पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। लैन हुआ और लिन वेई ने पहले ही सोया दूध पीस लिया था। उनकी पिछली खरीदारी से अभी भी काफ़ी मात्रा में सफ़ेद सिरका बचा हुआ था। चूंकि पर्याप्त समय था, लिन युआन ने खरीदी हुई लाल फलियों को भिगोया, पतला सिरका पानी तैयार किया और तीनों ने रसोई में टोफू बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसने लिन वेई को अनगिनत बार टोफू के स्वादिष्ट होने के बारे में बोलते सुना था, फिर भी जब लैन हुआ ने पहली बार वास्तविक उत्पाद देखा तो वह बहुत हैरान हुई। हे भगवान, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुअरों को खिलाई जाने वाली चीज़ इतनी स्वादिष्ट बन सकती है। बेशक जिस बात ने उसे और भी अधिक चौंकाया वह थी लिन युआन। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि कुछ ही दिनों में इस छोटी बच्ची ने इतनी सारी चीज़ें सीख लीं? मेरी बड़ी बहन ने कहा कि उसने इसे भाई झूसी की किताबों में देखा था। लिन वेई ने आग भड़काते हुए लैन हुआ के प्रश्न का उत्तर दिया। टोफू दही निकालने में व्यस्त लिन युआन ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया और चेन झू के लिए मौन संवेदना व्यक्त की, जिसे एक बार फिर गलत तरीके से ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ओह, तो यह वह पतला सफ़ेद बंदर था।
जैसे ही चेन झू का उल्लेख किया गया, लैन हुआ की चमकदार आंखें गपशप से चमक उठीं। वह लिन युआन की ओर झुकी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ फुसफुसाई, वह दुबला पतला बंदर अब 1 महीने से गायब है ना? इसलिए क्या तुम्हें उसकी याद आती है? लिन युआन उसकी मुस्कान से इतनी घबरा गई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद करते हो? कुछ छूटा तो नहीं? वह तो ये भी भूल गई थी कि वह कैसा दिखता था। यदि अभी इसका उल्लेख न किया गया होता तो वह इस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह भूल गई होती। किस लिए उसे याद करते हो? जल्दी करो और अपना टोफू बनाओ। लैन हुआ को एक पल के लिए भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब ये युवा लड़की अतीत में उसके साथ रहती थी तो उनकी बातचीत का एकमात्र विषय ये होता था कि भाई झूजी कितने ज्ञानी हैं, उनकी लिखावट कितनी सुंदर है और उनके शब्द कितने समझदारी भरे हैं। उस समय लिन युआन ने चेन झू को व्यवहारिक रूप से भगवान की तरह माना था। उसके जाने से एक रात पहले उसने लैन हुआ को गले लगाया और इतना रोई कि उसकी आंखें बेर की तरह सूज गईं। अब वह कठिन खेल खेल रही है और दावा कर रही है कि अब उसे उसकी याद नहीं आती, मानो लैन हुआ को इस बात पर विश्वास हो। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश भी मत करो। क्या भाई झूजी आपके प्रति विशेष रूप से अच्छे नहीं थे? हमारे पूरे गांव में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आपको छोटा आपदा सितारा होने के कारण घृणा नहीं करता है और आपसे बात करने को तैयार है। हम बस उसे एक बार अपने लिए आवाज़ लगाने दो और चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम निश्चित रूप से जल्दी से उसके पास दौड़ोगे। लैन हुआ ने निराशा में लिन युआन की बांह पर हाथ फेरा और उपहास किया, जरा अपनी तरफ देखो, मांस खरीद रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बूढ़े चेन ने कहा था कि वह मांस खाना चाहता है? सचमुच आप कितने निर्बल हो सकते हैं। चेन झू ने सगाई का उपहार भी नहीं दिया है, फिर भी उसने अपने माता पिता को आपकी देखभाल के लिए छोड़ दिया है। और तुम, बूढ़े चेन को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है, फिर भी तुम दिन में 3 बार वहां दौड़कर जाती हो, कपड़े धोती हो, आंगन झाड़ती हो। बताओ, तुम अपना अपमान कर रही हो या नहीं? अपना गर्म चेहरा उसके ठंडे नितंबों से सटाकर। लिन वेई, जो आग की देखभाल कर रही थी, उसने भी अपने होंठ भींच लिए, लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि यह उसकी बड़ी बहन थी। चाहे उसकी बहन सही हो या गलत, एक छोटी बहन होने के नाते वह अपनी बड़ी बहन की आलोचना नहीं कर सकती थी, जैसे लैन हुआ करती थी। हालांकि वह लैन हुआ की बातों से पूरी तरह सहमत थी। उसकी बड़ी बहन सुंदर, बुद्धिमान और योग्य थी। चेन झू वास्तव में उसके लायक नहीं था। लैन हुआ की बातें सुनकर लिन युआन को भी थोड़ी घृणा महसूस हुई। क्या वास्तव में पहले उसमें इतनी गरिमा की कमी थी? बेशक ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसने अपना काम रोक दिया और लैन हुआ की आंखों में देखते हुए ईमानदारी से वादा किया, लैन हुआ, निश्चिंत रहो, वह बूढ़ा लिन युआन था। आज की लिन युआन किसी पुरुष के लिए खुद को बिल्कुल नहीं खोएगी। चेन झू कुछ खास नहीं है, उसने बस कुछ और किताबें पढ़ी हैं, तो क्या हुआ? भले ही वह हमारे लिन परिवार की घाटी में शीर्ष पर है, लेकिन इसके बाहर क्या है? जुमा टाउन के बाहर पहाड़ों के परे पहाड़ हैं और लोगों के परे लोग हैं। वह अदब का विद्वान अधिक से अधिक कोई उपाधि अर्जित कर वापस आ सकता है, तथा वह अधिकारी बन सकता है या नहीं, यह अभी भी अज्ञात है। और उसके पिता ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मुझसे विवाह करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, जैसे कि मैं उत्सुकता से उनके साथ घुल मिल जाऊंगी। मैं अपना गर्म चेहरा लेकर उसके ठंडे नितंबों पर दबाऊं। हम सपने देखो, अगर वह मुझे इस बदबूदार रवैये से उकसाने की हिम्मत करता है तो मैं उसके साथ ऐसे व्यवहार करूंगी जैसे कि वह नोचने के लिए तैयार मुर्गी हो। अध्याय 103 विच्छेदित विचार 2_1 अध्याय 103 विच्छेदित विचार 2_1 लैन हुआ ने घृणा से मुंह बनाया, लिन युआन के कंधे पर थप्पड़ मारा, बस अपना टोफू बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। चिकन और चिकन बट्स के बारे में बात करते हुए घिनौना व्यवहार मत करो। हालांकि उसने कठोरता से बात की, लिन युआन के शब्दों को सुनकर, जिससे संकेत मिलता था कि उसने कुछ आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, लैन हुआ को काफी राहत महसूस हुई। उनके जैसी गांव की लड़कियों को शुरू से ही किसानों से शादी करने के लिए नियत किया गया था। क्या आपको लगता है कि हर कोई लिन सियू की तरह था, जो अच्छी शादी के लिए एक सुंदर चेहरे पर भरोसा कर सकता था? उनके जैसी साधारण महिलाओं के लिए सबसे अच्छा परिणाम ये था कि वे किसी व्यापारी से विवाह कर लें और उन्हें भोजन के लिए खेतों में मेहनत न करनी पड़े। क्या आप आधिकारिक पत्नी बनने का सपना देख रही हैं? बेहतर होगा कि जाग जाओ और सपने देखना बंद कर दो। प्रेस किए हुए टोफू को हवा में सूखने के लिए सीधे रसोईघर के बाहर कोने में रख दिया गया। इस समय तक सूरज डूब चुका था और इतनी गर्मी नहीं थी। लाओ फैन अगले दिन सुबह सुबह आकर पिता को एक्यूपंक्चर देगा और जब वह जाएगा तो अपने साथ टोफू भी ले जाएगा। यदि इसे रसोईघर में रखा जाता तो उन्हें इसे पुनः बाहर ले जाना पड़ता। इसके अलावा रसोईघर में पहले से ही लाल बीन्स भिगोने के लिए एक बड़ा कटोरा रखा हुआ था, टोफू के लिए अब और जगह नहीं थी। हालांकि लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि आलस्य का ये दुर्लभ उदाहरण न केवल आपदा लाएगा, बल्कि उसके लिए एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रस्तुत करेगा।
लिन युआन ने बड़े बर्तन से बचा हुआ टोफू पुडिंग निकाला और उसे लैन हुआ को दे दिया और जाने से पहले उसे विस्तार से बताया कि इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए कौन से मसाले डालने हैं। उसने उसके लिए सुअर का मांस का एक बड़ा टुकड़ा भी काटा। लैन हुआ ने टोफू पुडिंग तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने सुअर का मांस लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया। वह मूल रूप से काम करने आई थी क्योंकि उसके और लिन युआन के बीच अच्छे संबंध थे और वह मदद करना चाहती थी, लेकिन अब लिन युआन उसे मजदूरी और मांस दोनों दे रहा था। वह इसे स्पष्ट विवेक के साथ कैसे स्वीकार कर सकती थी। लिन युआन के पास भी अपने कारण थे। लैन हुआ का परिवार उसके प्रति बहुत दयालु था और वह इसकी बहुत सराहना करती थी। आज लिन फुबुई विशेष रूप से उसके लिए गांव लौट आए थे और एक भी तांबे का सिक्का नहीं लेने पर जोर दिया। वह बहुत आभारी थी। इसके अलावा लिन युआन को यह भी उम्मीद थी कि चाची वांग लैन हुआ के साथ मूनकेक बनाने में उसकी मदद करने के लिए आ सकती हैं। जिन परिवार को मूनकेक्स की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह पहले से ही टोफू और मूनकेक्स बना रही थी और उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उन्होंने परिवहन की सुविधा के लिए शहर में अपनी टोफू की दुकान स्थापित करने की योजना बनाई, लेकिन वह मूनकेक की दुकान को शहर में ले जाने पर विचार नहीं कर रही थी। लिन परिवार का खोखला घर ही उसका घर था। उसके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वह अपने परिवार को छोड़कर शहर में पैसा कमाने नहीं जा सकती थी। अपने पिछले जीवन में वह अपने माता पिता के साथ बिताए सबसे अच्छे पलों से वंचित रह गई थी क्योंकि वह हमेशा पैसा कमाने में व्यस्त रहती थी। दूसरा मौका मिलने पर उसने वही गलतियां न दोहराने का दृढ़ निश्चय किया। लिन युआन का सुझाव सुनने के बाद लैन हुआ तुरंत सहमत हो गया। जब से उसके बड़े भाई लिन चांगकिंग की शादी की संभावनाएं विफल हो गई थीं, तब से उनकी मां हर समय आहें भरती रहती थी और अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू न ढूंढ पाने की अपनी असमर्थता पर विलाप करती रहती थी। लेकिन लैन हुआ अपने परिवार की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। 2 साइड रूम और 3 नॉर्थ रूम, साथ में उसकी जैसी एक अविवाहित बहन। कौन ऐसे परिवार में शादी करना चाहेगा जहां उसे हर दिन ससुराल वालों और भाभी का सामना करना पड़े। उसके भाई ने उत्तरी कमरा उसे और उसके माता पिता को रहने के लिए दे दिया था, जबकि वह बगल वाले कमरे में रहने चला गया था। लेकिन क्या वह यह उम्मीद कर सकता था कि उसकी होने वाली पत्नी भी वहीं रहेगी? आजकल गांव में हर कोई अपने बेटे बहू के लिए नया घर नहीं बनाता, लेकिन उसका परिवार इसे वहन नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसका भाई अब लिन जियाक्सिन के साथ प्रशिक्षु था और वह लिन युआन के साथ काम कर रही थी। अगर उनकी मां भी पैसा कमा पाती तो और भी अच्छा होता। एरशुवान के घर को देखिए। गुइची की भाभी शहर में एक दुकान पर ठंडी खाल बेचती थी और तीसरे चाचा की पत्नी घर पर चपाती पकाते हुए पोते पोतियों की देखभाल करती थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने सुना कि व्यापार फल फूल रहा है। वे प्रतिदिन 70 से 80 रोटियां बेच रहे हैं, यहाँ तक कि घर के पुरुषों से भी अधिक कमाई कर रहे हैं। सहमत होने के बाद लैन हुआ ने अपनी मां के साथ इस पर पूरी तरह से चर्चा करने का वादा किया और खुशी खुशी वहां से चली गई। अध्याय 104 पकौड़ी बनाना 1_1 अध्याय 104 पकौड़ी बनाना 1_1 लैन हुआ को विदा करने के बाद समय लगभग सही था, इसलिए लिन वेई ने सुअर का मांस साफ धोया और लिन युआन पकौड़ी बनाने की तैयारी के लिए आटा गूंधने चला गया। पकौड़े बनाना भाप से पकाए गए बंस बनाने के समान ही है, बस इसमें आटे को खमीर उठाने की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए तैयारी काफ़ी सुविधाजनक थी। एकमात्र कठिनाई ये थी कि घर में किसी को भी पकौड़ी बनाना नहीं आता था और ऐसा लगता था कि पकौड़ी अभी तक यहाँ आई ही नहीं थी। ये सुनकर कि बड़ी बहन कुछ नया करने जा रही है, जियो लिनशुन उत्सुकता से छोटी मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गया और चॉपिंग बोर्ड पर रखे आटे के छोटे टुकड़ों को देखने लगा जो उंगलियों के आकार के थे। वह बार बार एक पक्षी को चुपके से पकड़कर अपनी हथेली में लेकर खेलने की उत्सुकता प्रदर्शित करती थी। यहाँ तक कि लेडी लियू ने भी अपने हाथ धो लिए थे और पास में बैठकर उत्साहपूर्वक उनसे पकौड़े बनाना सीख रही थीं। आटा गूंथना काफ़ी मुश्किल काम है और कुछ महीनों के अभ्यास के बिना एक अच्छा आवरण तैयार करना कठिन है। सौभाग्य से लेडी लियू जानती थी कि रोटी के रैपर कैसे रोल किए जाते हैं और अपनी बेटियों के साथ कुछ बार अभ्यास करने के बाद वह उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से रोल कर सकती थी, हालांकि लिन युआन की तुलना में धीमी गति से। हाथ में पकौड़े का आवरण लेकर लिन युआन ने एक चम्मच मांस भरावन को बीच में डाला और प्रदर्शन करते हुए समझाया, सबसे पहले भरावन को बीच में रखें, फिर आवरण के दोनों किनारों को दोनों हाथों से एक साथ दबाएं। हाँ, बस ऐसे ही। फिर दोनों अंगूठों और तर्जनी उंगलियों के बीच के स्थान का उपयोग करके रैपर के शेष भाग को एक साथ दबाएं। अरे छोटी बहन, ये काम नहीं करेगा, तुम्हें इसमें अधिक बल लगाना होगा। यदि आप कोई जगह छोड़ देंगे तो परेशानी होगी। जब हम पकौड़े उबालेंगे तो भरावन जरूर बाहर निकलेगा। हाँ, भरावन बाहर निकलेगा। प्रकट होना कितना मज़ेदार है। जियाओ लिनशुन का ध्यान स्पष्ट रूप से पकौड़ी बनाने पर नहीं था। एक ही वाक्यांश ने उसे खिलखिलाकर हंसा दिया। उसका चेहरा आटे से सना हुआ था। वह बिल्कुल एक छोटी फूल बिल्ली की तरह दिख रही थी।
उसे इतनी खुशी से हंसते हुए देखकर न तो लेडी लियू और न ही उसकी बेटियों ने उसे डांटने का साहस किया और बस सिर हिलाकर उसे छोड़ दिया। हालांकि लिन वेई की पकौड़ी बनाने की गति शुरुआत में थोड़ी धीमी थी और उसकी पकौड़ी लंगड़ी झींगा जैसी थी और लिन युआन की तरह टोकरी पर मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती थी, कम से कम वे भरी हुई थीं और खुली नहीं थीं। एक बार उबालने के बाद भी वे खाने योग्य रहेंगे। लेडी लियू और लिन वेई की मदद से और लिन युआन की तेज पकौड़ी बनाने की गति से उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय में 100 से अधिक पकौड़ी बना ली थीं। मोटे मोटे छोटे छोटे पकौड़े चॉपिंग बोर्ड पर बड़े करीने से रखे हुए थे। ये दृश्य सचमुच दिल को छू लेने वाला था। परिवार का खाना पकाने का बर्तन इतना बड़ा था कि एक बार में ही उनमें से आधे को पकाया जा सकता था। उस शाम के खाने के लिए वे सभी लिन जियाक्सिन के साथ खाने के लिए पूर्वी कमरे में गए, जो लाओ फैन द्वारा अपनी हड्डी को फिर से स्थापित करने के बाद से स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। अब उसके पैर में पहले की तरह हर हरकत के साथ दर्द नहीं होता था, इसलिए अब जब तक वह अपने पैर पर लगी पट्टी को नहीं हिलाता था, लिन जियाक्सिन बिस्तर पर कुछ हद तक हिल डुल सकता था। परिवार पिछले 6 महीने से इस तरह के भोजन के लिए एकत्र नहीं हो पाया था और उन्होंने सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उन्हें और भी अधिक खुशी इस बात से हुई कि भोजन के तुरंत बाद लेडी लियू ने अचानक अपने पेट को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर सदमे और भय का मिश्रण था, क्योंकि वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। अपनी माँ की तबीयत खराब होने की चिंता में लिन युआन जल्दी से दौड़कर आए और चिंतित होकर पूछा, माँ क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? क्या यह आपका पेट है? क्या इससे दर्द होता है? लिन जियाक्सिन भी घबरा गया। पिछली बार मृत बेटे को जन्म देने के बाद लेडी लियू काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और लगभग खून बहने लगा था, इसलिए इस गर्भावस्था में वह केवल अपनी पत्नी की सुरक्षा की कामना कर रहा था। चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेडी लियू अचानक हंस पड़ी, धीरे से अपने गोल पेट को सहलाते हुए। उसके चेहरे पर शुद्ध खुशी का भाव था। माँ ठीक है, अभी अभी इस छोटे ने अचानक मुझे लात मारी, इससे मैं बहुत डर गई। इसने पहले कभी इतनी जोर से किक नहीं मारी, ये सचमुच पहली बार है। लेडी लियू को ये कहते हुए सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। जियो लिनशुंग ने गंभीर चेहरा बनाया, अपनी माँ के बगल में रेंग गई और एक बड़ी बहन के स्वर को अपनाते हुए धीरे से उसके पेट को सहलाया। तुम छोटी बदमाश, तुम नहीं रह सकती है ना? अपनी तीसरी बहन की बात मानो, माँ के पेट में शांति से रहो। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं बाद में तुम्हें अपनी सारी स्वादिष्ट चीजें खिलाऊंगी, सुन रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। ओह ठीक है, तुम अभी बात नहीं कर सकते तो बस मुझे एक लात मारो, लेकिन बहुत जोर से मत मारना, वरना तुम माँ को चोट पहुंचाओगे और मैं तुम्हें कोई ट्रीट नहीं दूंगा। अध्याय 105 पकौड़ी बनाना टू अंडरस्कोर 1 अध्याय 105 पकौड़ी बनाना टू अंडरस्कोर 1 लिन परिवार सभी जियो लिनशुंग के मासूम और मनमोहक शब्दों से खुश थे। लिन जियाक्सिन ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी नाक की नोक पर हल्की खटास महसूस हुई। पिछले 6 महीनों को याद करते हुए, जो नरक के समान थे, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज भी वे एक साथ इकट्ठे होकर हंस सकते हैं और खुशी से खेल सकते हैं। शायद अच्छे दिन इसी के लिए थे। लिन युआन विशेष रूप से खुश था। इन दिनों वह लेडी लियू के स्वास्थ्य लाभ के लिए विभिन्न नुस्खे बना रही थी। प्रत्येक भोजन में उबले अंडे के अलावा वह सोने से पहले उसके लिए अंडे का कस्टर्ड भी बनाती थी और हर 2 या 3 दिन में लेडी लियू को चिकन सूप या पोर्क बोन शोरबा देती थी। लेडी लियू के गाल थोड़े मोटे हो गए थे और यद्यपि उनका शरीर अभी भी भारी था, फिर भी वे पहले की तुलना में अधिक जोश और उत्साह के साथ चलती थीं। अब कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती थी, जैसा कि पहले होती थी। हालांकि एक बात अभी भी उसे बहुत चिंतित कर रही थी। उसे याद आया कि पिछले बच्चे के जन्म के समय उसकी मां को पर्याप्त दूध नहीं मिला था और बच्चा कमजोर था, कम खाता था और लगातार भूख से दुबला और पीला हो गया था। अब इस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मजबूत है, लेकिन लेडी लियू का वजन उसकी छाती को छोड़कर हर जगह बढ़ गया था। लिन युआन को यकीन नहीं था कि समय आने पर उसकी मां के पास बच्चे को पिलाने के लिए पर्याप्त दूध होगा या नहीं। उसने पहले ही इस समस्या का अनुमान लगा लिया था, ये सोचकर कि उसकी मां को मोटा करने से उसे स्वाभाविक रूप से दूध का उत्पादन करने में मदद मिल सकती है। लेकिन गर्भावस्था के लगभग 8 महीने हो गए थे और अभी भी उसकी छाती के आकार में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। उसे जल्दी से तैयारी शुरू करनी पड़ी। दूध देने वाली गाय का सवाल ही नहीं था, उन्हें भेड़ खरीदनी पड़ती, लेकिन वे उसे बहुत पहले नहीं खरीद सकते थे, अन्यथा जब तक वह बच्चे को जन्म देती तब तक उसका दूध खत्म हो जाता। वर्तमान में भेड़ खरीदने का मतलब गर्भवती भेड़ खरीदना होता था, क्योंकि गांव में भेड़ पालने वाले लोग बहुत कम थे और भेड़ बेचने के लिए तो और भी कम लोग तैयार थे। गर्भवती भेड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर उन्हें लाओ फैन के साथ चर्चा करनी होगी। सोने से पहले लेडी लियू अपनी सिलाई की टोकरी पश्चिमी कमरे में ले आईं। जब तीनों बहनों ने उसके हाथों में रंग बिरंगे जूते देखे तो उनकी नींद गायब हो गई।
उन्होंने जीवन भर वयस्कों से मिले पुराने जूते या अपनी माँ द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए सादे काले कपड़े के जूते पहने। इस तरह के गुलाबी और फूलों से कशीदाकारी वाले जूते न केवल उन्होंने पहने नहीं थे, बल्कि उन्हें शायद ही कभी देखा गया हो। सच तो यह है कि लेडी लियू द्वारा बनाए गए कढ़ाई वाले जूते बहुत उत्तम नहीं थे, बस कुछ पैटर्न से सजाए गए थे। जियाओ लिनशुंग की जोड़ी में एक रंगीन तितली थी। हालांकि उन्हें रंगीन कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वे केवल लाल, हरे और गुलाबी थे, क्योंकि उनके घर पर अधिक रंगीन धागे नहीं थे। लिनवेई के जूतों पर 2 कमल के फूल कढ़ाई किए हुए थे, जिन पर पन्ने के पत्ते और गुलाबी पंखुड़ियां थीं, जिन्होंने लिनवेई का ध्यान आकर्षित किया। जहां तक लिन युआन के जूतों की बात है, वे बहुत ही साधारण थे, जिनमें 2 हरे बांस लगे थे, क्योंकि लेडी लियू को लगता था कि उनकी बेटी का चरित्र बांस के समान है, सीधा और मजबूत। लिन युआन को ये जूते बहुत पसंद थे, लेकिन वह काम पर इतने अच्छे जूते पहनने से हिचकिचा रही थी। वह अब टोफू पीस रही थी और मूनकेक बना रही थी, और इन गतिविधियों से जूते निश्चित रूप से कुछ ही समय में गंदे हो जाते थे। माँ, ये जूते वास्तव में सुंदर हैं। लिन युआन ने जूतों को संजो कर रखा, फिर अपनी माँ से 2 जोड़ी काले कपड़े के जूते मांगे। माँ, क्या आप मेरे लिए 1 जोड़ी कपड़े के जूते बना सकती हैं? अगर मैं इन जूतों को पहनकर काम पर जाऊंगी तो मैं चलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। लेडी लियू ने शुरू में सोचा कि शायद उनकी बेटी को नए जूते पसंद नहीं आएंगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर उनके दिल में खटास पैदा हो गई। उसने अपनी बेटी को कष्ट दिया था। यह मेरी लापरवाही है। मैं आज रात आपके लिए कपड़े के जूते बना दूंगी, लेडी लियू ने जल्दी से कहा जब उसने देखा कि उसकी बेटी आपत्ति जताने वाली है। वैसे भी मैं इतनी जल्दी नहीं सो सकती। यह मेरे लिए सही समय होगा कि मैं तुम्हारे पिता से बात करते हुए जूते बनाऊं। लेकिन लिन युआन ने फिर भी बार बार अपनी माँ से आग्रह किया कि वे खुद पर ज्यादा जोर न डालें। लिन वेई, जो 3 जोड़ी जूतों पर कढ़ाई को गौर से देख रही थी, ने आखिरकार अपनी चमकदार, उत्साह से भरी आंखों से ऊपर देखा। माँ, कढ़ाई वाकई बहुत सुंदर है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं भी सीखना चाहती हूँ। लिन वेई के पास पहले से ही कढ़ाई में कुछ बुनियादी कौशल थे, और उनके सौम्य स्वभाव और शांति के प्रति प्रेम के कारण कढ़ाई उनके लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। लेडी लियू के मात्र परिवार के पास एक कढ़ाई की दुकान थी, इसलिए उनके परिवार की सभी लड़कियों को कढ़ाई में कुछ न कुछ कौशल प्राप्त था। लेडी लियू इस शिल्प को अपनी तीनों बेटियों को सिखाना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी बेटियों में बैठकर कढ़ाई करने का स्वभाव नहीं था। लिनवेई सही विकल्प थी, लेकिन परिवार की परिस्थितियों और ऊर्जा की कमी के कारण लेडी लियू ने उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, जिसके परिणामस्वरूप एक अवसर चूक गया। सौभाग्य से लिन वेई चतुर थी और अपने हाथों से काम करने में निपुण थी। कभी कभी सिर्फ देखकर ही थोड़ा बहुत सीख लेती थी, जिससे उसकी क्षमता का पता चलता था। घर में किसी के कढ़ाई सीखने की इच्छा के कारण लिन युआन ने सोचा कि अगली बार जब वह शहर जाएगी तो उसे निश्चित रूप से अधिक कपड़े और रंगीन धागे खरीदने होंगे। अध्याय 106 स्वादिष्ट दावत _1 अध्याय 106 स्वादिष्ट दावत _1 अगली सुबह, जैसी कि उम्मीद थी, लाओ फैन की दस्तक एक बार फिर दरवाजे के बाहर गूंज उठी। लिन युआन ने गुस्से और धमाके के साथ दरवाजा खोला। दस्तक, दस्तक, दस्तक। जब तक आप पूरे गांव को नहीं जगा देंगे तब तक आप खुश नहीं होंगे, है ना? लियूजी ने लिन युआन के उग्र व्यवहार के कारण कांपते हुए दूरी बनाए रखी। फिर भी लाओ फैन की मूंछें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, एक अधिकार भरे भाव के साथ, जैसे कि तुम मुझे दरवाजा दिखाने के लिए बाध्य हो। इस बूढ़े आदमी को आज जरूरी काम है, और अगर तुम्हारे पिता को एक्यूपंक्चर देने की चिंता न होती तो मैं इतनी सुबह यहाँ नहीं आता। हम्फ, लिन युआन ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अपने पिता को एक्यूपंक्चर देने के बारे में किस तरह की चिंता, ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसके घर के भोजन पर नजर रख रहा था। लिन युआन की अभी तक विस्फोटक स्थिति का फायदा उठाते हुए लाओ फैन पहले से ही यार्ड में घुस गया था, ताज़ा बने टोफू के चारों ओर चक्कर लगाते हुए और उसे घूरते हुए। यदि उसके बगल में भेड़िए के बच्चे की सतर्क निगाह न होती तो वह बहुत पहले ही अपने लार टपकाते मुंह को रोक नहीं पाता और चुपके से उसे काट लेता। जियो लिनशुंग लाओ फैन पर नजर रख रहा था। लिन युआन मन की शांति के साथ रसोई में प्रवेश किया। उसने अनुमान लगाया कि ये दोनों मुफ्त नाश्ता करने आए होंगे, इसलिए वह जल्दी उठी और आटा तैयार किया। पिछली रात के पकौड़ों में अभी भी काफी मांस भरा हुआ बचा हुआ था, और वह जल्द ही सीधे मांस से भरे पैनकेक्स खाने जा सकती थी। लाओ फैन टोफू को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन लियूजी निष्क्रिय नहीं रह सकता था। बॉस के अंदर आते ही उसने गाड़ी पर लाया हुआ खाना फुर्ती से घर के अंदर पहुंचा दिया। इस बार चावल या आटे जैसे अनाज नहीं थे, लेकिन वह सुअर का एक बड़ा टुकड़ा और गाय का मांस का एक टुकड़ा लाया, साथ ही कुछ सब्जियां भी, जिनमें से एक को लियूजी ने ध्यान से कोने में रख दिया। मिस लिन, ये सामान हमारे युवा मास्टर को जंगल में मिला था।
वे कहते हैं कि वहाँ कोई भी इसे खाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि एक बूढ़े भिखारी ने भूख से मरते हुए इसे खा लिया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लियूजी ने मिट्टी के 1 दर्जन से अधिक ढेलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तरह दूरी बनाए रखते हुए जैसे कि वह किसी बाढ़ के जानवर का सामना कर रहा हो। जैसे ही लिन युआन ने पैनकेक में मांस भरा, उसने ज़मीन पर पड़ी चीज़ पर नज़र डाली और अपने होंठ भींच लिए। अगर आपको पता है कि यह किसी व्यक्ति को मार सकता है, तो आप इसे मेरे पास क्यों लाए? क्या लाओ फैन चाहता है कि मैं जल्दी से इसे खा लूं ताकि मैं मर जाऊं और जल्दी ही पुनर्जन्म ले सकूं? ये सुनकर लियूजी को पसीना आ गया और उसने घबराहट में हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बॉस, का यह मतलब नहीं है। तो फिर आपके यंग मास्टर का मतलब यही है? लियूजी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका आधा शरीर बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। ये युवती, ओह, इसकी सेवा करना युवा मास्टर से भी अधिक कठिन था। ये हमारे युवा मास्टर का भी इरादा नहीं है। ओह बिल्कुल, और निश्चित रूप से मेरा भी नहीं। ओह प्रिय मिस, कृपया मुझे उस नज़र से मत देखो, मेरा दिल मेरे गले से बाहर निकलने वाला है। ये देखकर कि उसने लियूजी का चेहरा डर से पीला कर दिया था, लिन युआन ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या वह इतनी डरावनी थी? ठीक है, इसे बताइए, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? उसके द्वारा बोलने का अवसर प्राप्त होने पर लियूजी ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया, इस डर से कि यह पूर्वज बीच में ही बोलकर उसके शब्दों को फिर से तोड़ मरोड़ देगा। आप फूमन बिल्डिंग में एक नया व्यंजन लेकर आई है ना मिस? आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में टोफू कितना बिक रहा है। पहले तो हमारे युवा मास्टर केवल ठंडे नूडल्स पर ही ध्यान देते थे, लेकिन अब वे टोफू के बारे में अध्ययन करने लगे हैं। हालांकि बॉस उसे यह नहीं बता रहा है कि आपूर्तिकर्ता कौन है, जिससे हमारा युवा मास्टर पागल हो गया है। वह कल जंगल में भाग गया, एक दिन के लिए घूमता रहा। जब वह वापस आया तो यह चीज़ लाया। उन्होंने कहा कि बॉस के रहस्यमयी शेफ से इसकी जांच कराई जाए, ताकि पता चल सके कि क्या इसे स्वादिष्ट और हानिकारक व्यंजन में बदला जा सकता है। यदि यह मनगढ़ंत कहानी बन जाए तो वह शेफ की पहचान के बारे में बॉस से पूछताछ नहीं करेगा। यदि नहीं, तो उसे पूछना होगा। तुम्हारा जाने दो से क्या मतलब है? लिन युआन लियूजी के अजीब चेहरे को देखकर ही परेशानी भांप गया, मानो वह बोलने और चुप रहने के बीच फंस गया हो। वह निश्चित रूप से जानती थी कि युवा मास्टर ने कुछ भी अच्छा नहीं कहा था। लियूजी ने उसकी ओर देखा, निगलते हुए कठोर स्वर में कहा, उसने कहा था कि तुम्हें चाय परोसते समय घुटने टेकने होंगे, सिर झुकाना होगा और प्रणाम करना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि तुम प्रशंसा पाने के लिए मछली पकड़ रही हो और कुछ ऐसा होने का दिखावा कर रही हो जो तुम नहीं हो, ये दावा करते हुए कि तुम वास्तव में शेफ नहीं हो। इसके अलावा आपको पूरे 1 साल तक बिना किसी व्यंजन को दोहराए दिन में 3 बार उसके लिए खाना बनाना होगा। टकराना, झनकार, क्लंक। लियूजी सूजे हुए और चोटिल चेहरे के साथ अनाड़ीपन से रसोई से भाग गया। उसके पीछे लिन युआन की उग्र चीखें उसका पीछा कर रही थीं, मैंने कब कहा कि मैं एक शेफ हूँ? मैंने उस बेकार यंग मास्टर के साथ कब शर्त लगाई थी? लाओ फैन, यहाँ से बाहर निकलो। क्या तुम फिर से बकवास करने लगे? लाओ फैन, अपने आलू ले लो और बाहर निकलो। चले जाओ। लाओ फैन, जो पूर्वी कमरे की सुरक्षा में किसी और के क्रोध का आनंद ले रहा था, अपने पैरों को पार करके आराम से वापस आ गया। लेडी लियू और लिनवेई द्वारा छोटी माँ बाघिन को मजबूती से रोकते हुए देखकर वह अचानक दर्द से चिल्लाया, क्योंकि उसकी जान को काट लिया गया था। तुम छोटे भेड़िए के बच्चे फिर से मेरे पैर को काट रहे हो। लेडी लियू की हताश करने वाली दलीलों के प्रति सम्मान के कारण लिन युआन लाओ फैन पर अपना गुस्सा जारी नहीं रख सकी। हालांकि बदला लेने के उसके अपने तरीके थे। नाश्ते में मांस पैनकेक शामिल नहीं होना चाहिए था, है ना? खैर, लाओ फैन बूढ़ा था और इतनी सुबह मांस पचाना उसके लिए आसान नहीं था। अपने पेट की रक्षा के लिए, जिसने दशकों तक दुर्व्यवहार सहा था, लिन युआन ने विशेष रूप से उसके लिए मसालेदार मिर्च के साथ जले हुए पैनकेक का एक स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन तैयार किया, पूरे 10 पैनकेक। इतना ही नहीं, लिन युआन ने यह भी निर्णय लिया कि बूढ़े व्यक्ति के लिए नाश्ते से पहले भूख बढ़ाने के लिए व्यायाम करना स्वास्थ्यवर्धक होगा। इसलिए परिवार के बाकी सदस्यों को मीट पैनकेक का आनंद लेते देखने के बाद उन्हें उनका विशेष भोजन परोसा गया। लाओ फैन ने भोजन करते समय ये सोचा कि लड़की ने वास्तव में दयालुता से एक दावत तैयार की है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह एक राक्षसी चीज़ थी। क्रोधित और नाराज होकर उसने कहा, तुम छोटी सी चीज़ हो, तुम भी उस दूसरी वाली की तरह ही बुरी हो। तुम मेरी मौत का कारण बनोगे, बूढ़े आदमी। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जब लिन युआन ने टेबलवेयर साफ करना समाप्त किया और रसोई में वापस आई, तो वह वास्तव में बूढ़े आदमी को उन जले हुए पैनकेक्स को खाने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी, वह सिर्फ उसे परेशान करना चाहती थी। उसने पहले ही उसके लिए रास्ते में खाने के लिए 5 मीट पैनकेक अलग रख दिए थे। लेकिन जब वह उन 5 पैनकेक को ढूंढने के लिए वापस गई, तो वे रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे और साथ ही वह कपड़ा भी जिसमें वे लिपटे हुए थे। हो, क्या वहाँ चूहे हैं?
लिन युआन ने झाड़ू उठाए, लड़ाई के लिए तैयार। उनका घर इतना गरीब हुआ करता था कि चूहे भी वहां आने की जहमत नहीं उठाते थे। क्या अब ऐसा हो सकता है कि जब उनके पास खाने का सामान हो तो वे वापस आ गए हों? इस बीच कोई छिपा हुआ व्यक्ति दावत का आनंद ले रहा था। लिन युआन के शब्दों से लगभग घुट रहा था। एक चूहे से तुलना की जा सकती है। वह नाराज था। इस बदतमीज लड़की को सबक की जरूरत थी। लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि लड़की की पाककला कौशल वास्तव में प्रभावशाली थी। मांस के पैनकेक सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे। जले हुए पैनकेक न लेने के अपने विरोध के बावजूद लाओ फैन की भूख उसके गर्व से अधिक थी और शिकायत करते हुए उसने 2 पैनकेक खा लिए। अपने कालिक लगे होठों को पोंछते हुए उसने गर्व महसूस किया और लिन जियाक्सिन पर एक्यूपंक्चर करने के लिए पूर्वी कमरे में चला गया। अध्याय 107 छोटा भेड़िया शावक 1_1 अध्याय 107 छोटा भेड़िया शावक 1_1 जब लिन युआन ने लियूजी से कहा कि वह एक भेड़ खरीदना चाहती है तो उसके सिर पर मिट्टी के एक ढेले से टकराने से गांठ होने के बावजूद लियूजी ने दुकानदार लियू को संदेश देने के लिए तुरंत सहमति दे दी। ये कहना होगा कि यद्यपि मिस लिन थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की थीं, फिर भी वह उनके प्रति काफ़ी अच्छी थीं। यहाँ तक कि बॉस को भी मांस से भरे बंस का स्वाद नहीं मिला, फिर भी उसने उसे 3 बंस दे दिए। लाओ फैन के लिए कई मांस बंस तैयार करने के बाद लिन युआन एक स्टूल पर बैठ गई और उसके सामने ढेले के ढेर को देखने लगी। दरअसल वे ढेले आलू ही थे, आकार में छोटे, कुछ तो ताजे थे लेकिन कुछ हरे हो गए थे और उनमें अंकुर आ गए थे। आधुनिक लोग सभी जानते हैं कि आलू स्वयं जहरीले नहीं होते, लेकिन यदि उन्हें अनुचित तरीके से संग्रहित किया जाए और वे अंकुरित हो जाएं, तो उनकी विषाक्तता अत्यंत शक्तिशाली हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्ध भिखारी की मृत्यु अंकुरित हरे आलू खाने से हुई थी, जिससे उसकी मृत्यु विषाक्त हो गई थी। लेकिन क्या डॉक्टर लाओ फैन को इस बारे में पता नहीं था? वह अब भी युवा मास्टर के साथ शर्त कैसे लगा सकता था और उसे ये सब कैसे भेज सकता था? लिन युआन ने लाओ फैन के बारे में फिर से शिकायत करना शुरू कर दिया। उसे यकीन हो गया कि बूढ़े डॉक्टर ने जानबूझकर उन परेशान करने वाले आलूओं को एक चुनौती के रूप में उसके पास लाया था। इस स्थिति को देखते हुए आलू दोपहर के भोजन का एक अच्छा विकल्प होगा। चूंकि लाओ फैन गोमांस लेकर आया था, इसलिए उन्होंने भोजन में गोमांस पकाया। गोमांस सुअर की तरह कोई साधारण मांस नहीं है। मवेशी किसानों के काम के लिए उपकरण है और कोई भी भोजन के लिए मवेशियों को आसानी से नहीं मारता है। इसलिए लाओ फैन द्वारा लाया गया गोमांस का टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं था, अधिकतम 2 पाउंड, लेकिन यह एक भोजन के लिए पर्याप्त था। इन आलूओं को पहले ठीक से निपटाना आवश्यक था। जो पौधे हरे हो गए थे और उनमें अंकुर आ गए थे, उन्हें फेंक दिया गया तथा उन पर चिपकी हुई गंदगी को अच्छी तरह से धो दिया गया। 5 सितारा होटलों में मिलने वाले आलूओं के विपरीत ये आलू कीचड़ से सने हुए गुठलियों से भरे हुए थे, जिन्हें साफ करने के लिए चाकू की नोक से बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता था। जैसे ही लिन युआन ने आलू छीले, वह बुदबुदाई, धिक्कार है उन गंदे चूहों पर जो मेरे मांस के बंस खाने की हिम्मत कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम मुझे पकड़ने न दो। अगर तुम मेरे हाथों में पड़ गए तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, तुम्हारी नसें खींच लूंगा और तुम्हें भूनकर चूहे का मांस बना दूंगा। उसे आलू संभालते हुए देखने में तल्लीन व्यक्ति बेकाबू होकर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। पूर्वी कमरे में अपने हाथ धोने के बाद लाओ फैन ने लिन जियाक्सिन के पैरों की मालिश की और फिर एक्यूपंक्चर उपचार की तैयारी करते हुए सिल्वर नीडल निकाला। उनके बगल में जियो लिनशुंग देख रही थी। उसकी चमकदार चमकती आंखें मंत्रमुग्ध थीं। आमतौर पर बातूनी रहने वाली वह लाओ फैन को काम करते हुए देखकर पूरी तरह चुप हो जाती थी, एक भी शब्द नहीं बोलती थी। पहले तो लाओ फैन थोड़ा सा सतर्क हो गया। उसे चिंता हुई कि कहीं वह छोटा सा बदमाश उसके पैर को न काट ले, जबकि वह देख नहीं रहा होगा। लेकिन कुछ बातचीत के बाद उसे उसके स्वभाव का पता चल गया। उसने वास्तव में एक शब्द भी नहीं कहा, न ही उसने उसे काटने की कोई कोशिश की, जो एक बड़ी राहत थी। मोमबत्ती के ऊपर लंबी चांदी की सुई को जीवाणुरहित करते हुए लाओ फैन ने सुई को 3 अंगुलियों के बीच पकड़ा तथा धीरे से घुमाते हुए उसे पैर के एक्यूपॉइंट में डाला। अपने सामान्यतः लापरवाह व्यवहार के बावजूद वह अपने मरीजों के इलाज के प्रति बहुत गंभीर थे, यहाँ तक कि भोजन करते समय भी उनका ध्यान अधिक केंद्रित रहता था। यद्यपि वह एक्यूपॉइंट्स में पारंगत था, फिर भी लाओ फैन बहुत सावधानी बरत रहा था तथा धीरे धीरे एक एक करके सुइयां डाल रहा था। हालांकि जब वह 8वीं रजत सुई डालने वाला था तो जियो लिनशुंग, जो चुपचाप देख रहा था, अचानक चिल्लाया। अचानक हुई चीख से चौंक कर लाओ फैन का हाथ कांपने लगा, लगभग उसकी हथेली में ही छुरा लग गया। उसने राहत की सांस ली और फिर उसकी तरफ देखा। छोटी लड़की, क्या तुम्हारे दांतों में फिर से खुजली हो रही है? अगर तुमने मुझे काटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे चेहरे पर ये सुइयां चुभो दूंगा, ताकि तुम सारा दिन अपना मुंह न खोल सको और न बोल सको। जियो लिनशुंग ने आंखें घुमाईं, मन ही मन उस चूहे जैसे डरपोक बूढ़े आदमी का तिरस्कार किया और पलटकर कहा, मुझे लगता है कि तुम ही हो जो किसी से भी ज्यादा सुई के हकदार हो। यदि मैंने अभी नहीं बोला होता तो आपने ये कदम गलत जगह उठा लिया होता।
तुम मुझे धन्यवाद भी नहीं देते और मुझे सुई से डराने की हिम्मत करते हो। मानो या ना मानो, मैं अपनी माँ की जूते के तले सिलने वाली सुई लेकर तुम्हारी जांघों में हर जगह घुसा सकता हूँ। अध्याय 108 लिटिल वुल्फ क्यूब 2_1 अध्याय 108 लिटिल वुल्फ क्यूब 2_1 जैसे ही लिन जियाक्सन लाओ फैन के एक्यूपंक्चर से आराम महसूस कर रहा था, नींद में डूबने वाला था, उसने अचानक अपनी छोटी लड़की को दिव्य डॉक्टर के साथ बहस करते हुए सुना। उसकी तंद्रा क्षण भर में गायब हो गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अपनी बेटी को डांटा, बेटी, तुम दिव्य डॉक्टर से कैसे बात करती हो? इतनी छोटी उम्र में तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? आंगन में जाओ और अपनी बहन के साथ खेलो, यहाँ दिव्य डॉक्टर को परेशान मत करो। उसे डांटने के बाद उसने जल्दी से लाओ फैन से माफ़ी मांगी, दिव्य डॉक्टर, कृपया इसे दिल पर न लें। बच्चा छोटा है और उसे कुछ भी पता नहीं है। यदि उसने कुछ ऐसा कहा है जो आपको नापसंद है तो उसे दिल पर न लें। उसकी माँ और मैं भविष्य में उसे अवश्य ही उचित अनुशासन सिखाएंगे, कृपया नाराज ना हों। उसने अपनी पत्नी से सुना था कि दिव्य डॉक्टर थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी दाया ने उसे अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए कैसे राजी कर लिया। यदि वे गलती से उसे परेशान कर दें और वह उसका इलाज बंद करने का निर्णय ले ले तो वे क्या करेंगे? आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे होने से कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, और इसके अलावा उसके परिवार के पास भी पैसे नहीं थे। जियो लिनशुंग ने अपने पिता की ओर शिकायत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, पिताजी, वह कोई दिव्य चिकित्सक नहीं है। अभी अभी तो उसने सुई गलत जगह पर ही चुभो दी थी। अगर मैं चिल्लाया न होता तो शायद उसने तुम्हारा पैर बर्बाद कर दिया होता। बदबूदार बूढ़े आदमी, तुम निश्चित रूप से एक शिकायत कर रहे हो क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें पहले जला हुआ पैनकेक खाने के लिए मजबूर किया था, और चूंकि तुम मेरी बड़ी बहन या मुझे नहीं हरा सकते, तुम मेरे पिता से बदला ले रहे हो। बदबूदार बूढ़े आदमी, तुम सच में आदमी नहीं हो। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मुझ पर, मेरे पिता को सिर्फ इसलिए धमकाओ क्योंकि उनके पैर अच्छे नहीं हैं। तुम किस तरह के हीरो हो? छोटी लड़की लगातार बोलती रही, लाओ फैन के कुकर्मों की निंदा करती रही, एक्यूपंक्चर में हुई गलती से लेकर प्रतिशोध और यहाँ तक कि अपने पिता की हत्या करने की घृणा तक उसकी बात बढ़ती गई। लिन जियाक्सन ने अविश्वास से अपनी बेटी को देखा। आखिर उसकी हर बेटी की जबान इतनी तीखी कैसे थी? लाओ फैन और भी अधिक हैरान था। शुरू में उसने सोचा था कि छोटा भेड़िया पिल्ला केवल जिज्ञासा से देख रहा है क्योंकि वह एक्यूपंक्चर के साथ बीमारी का इलाज कर रहा था, लेकिन उसने जो शब्द कहे थे उनसे पता चला कि उसे पूरी प्रक्रिया याद थी, यहाँ तक कि उन विशिष्ट स्थानों को भी याद था जहाँ सुइयों को रखा जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने केवल एक बार लिन जियाक्सन पर एक्यूपंक्चर किया था। उसने कई होशियार बच्चे देखे थे, लेकिन यह उसका पहला मौका था जब वह किसी ऐसे बच्चे से मिला जो सिर्फ एक बार देखने के बाद ही सब कुछ इतनी स्पष्टता से याद रख सकता था। छोटी बच्ची, रुको। ये देखकर कि उसकी आवाज़ छोटी भेड़िया शावक की तीक्ष्णता को बाधित नहीं कर सकती, लाओ फैन ने अपने दिल को मजबूत किया और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन कौन जानता था कि एक छोटी भेड़िया शावक अपने मुंह में दिए गए मांस को छोड़ देगी। आउच, तुम छोटे बदमाश, फिर से मेरा हाथ काट रहा है। जैसे ही लाओ फैन ने उसकी हथेली पर फूंक मारी, जिसे उसने लाल कर दिया था, उसने दांत पीसते हुए उससे पूछा, तुमने कहा था कि मैंने सुई गलत जगह पर चुभो दी है, तो मुझे बताओ, मुझे इसे कहाँ रखना चाहिए था? जियो लिनशुंग ने उसे अपनी गलती स्वीकार करते हुए देखा और गर्व से लिन जियाक्सन के पैर की ओर इशारा किया। लाओ फैन की बूढ़ी और धुंधली आंखों को स्पष्ट रूप से न देखने से रोकने के लिए उसने उस स्थान की ओर गंभीरता से इशारा किया, देखो, ये यहीं होना चाहिए। मैंने इसे दूसरे दिन स्पष्ट रूप से देखा, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लाओ फैन ने उसकी छोटी उंगली को घूरा और फिर उसके गंभीर चेहरे को देखा, फिर अचानक अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हंस पड़ा। जियाओ लिनशुंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह गुस्से से बोली, बदबूदार बूढ़े आदमी, इसमें क्या मजाक है? कुछ भी नहीं। हाँ, ये छोटा भेड़िया पिल्ला सचमुच कुछ खास है। हाँ, पिछली बार बूढ़े आदमी ने वहाँ सुई चुभोई थी, लेकिन मैंने आज उसे बदल दिया है और हो सकता है कि भविष्य में फिर से बदलूं। छोटे भेड़िए के बच्चे, क्या तुम बूढ़े आदमी के साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? यदि आप भविष्य में उस बूढ़े व्यक्ति की कोई गलती बता सके तो मैं आपको एक कविता सिखाऊंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? हालांकि जियो लिनशुंग को यह समझ में नहीं आया कि स्थान बदलने से लाओ फैन का क्या मतलब था, लेकिन उसका विस्फोटक स्वभाव उसके उकसावे का सामना नहीं कर सका। उसने तुरंत अपना छोटा सा सिर हिलाया और लाओ फैन को 3 हाई फाइव देकर चुनौती स्वीकार कर ली। लिन जियाक्सन ने बगल से हैरान होकर देखा, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी को कोई भाग्य का झटका लगा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह विशेष रूप से क्या था। घर के अंदर वे एक्यूपंक्चर में व्यस्त रहे। लिनवेई लेडी लियू से कढ़ाई सीख रही थी, लियूजी लिन युआन के साथ मिट्टी के ढेले साफ कर रही थी, और आज, क्योंकि लाओ फैन लिन जियाक्सन को एक्यूपंक्चर देने आया था, इसलिए उन्होंने लानहुआ भाई बहनों को सुबह आने के लिए नहीं कहा।
लिन युआन ने अपनी दुखती बांह को फैलाया और जम्हाई ली। वह एक और आलू साफ करने के बाद आराम करने वाली थी, तभी अचानक सामने का दरवाजा जोर से खुला, जिसके बाद अराजक कदमों की आवाज आई। अध्याय 109 लिन परिवार का दौरा _1 अध्याय 109 लिन परिवार का दौरा _1 लियूजी अचानक झटके से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, लिन युआन ने उसे वापस नीचे धकेल दिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अंदर बैठ जाओ और यहीं रहो। आवाज़ों की ध्वनि से ही वह जान गई कि कौन आया है। वह सोच रही थी कि पिछले कुछ दिन बहुत शांतिपूर्ण थे। जब से बड़ी चाची ने ओल्ड फैन को अपने पिता का इलाज करते हुए पकड़ा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके घर पर नजर रख रहा है। सचमुच आज समय क्या था, और यह समूह पहले ही आ चुका था। आगंतुक वास्तव में अंकल लिन जियाजोंग और तीसरे अंकल लिन जियाक्सियाओ थे, और निश्चित रूप से आंटी माँ और तीसरी आंटी ली फैंग ई भी वहां मौजूद थीं। केवल वे ही नहीं, बल्कि बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत भी साथ आए थे। लेकिन लिन युआन को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि चेन झू के माता पिता, बूढ़े चेन और चाची चेन, जो पड़ोस से थे, भी आए थे। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं। ये तो समझ में आता है कि लिन परिवार के लोग आए थे, लेकिन चेन झू के माता पिता का इसमें क्या काम था? क्या पिछली बार जब वह कागज उधार लेने गई थी तो उसने ये स्पष्ट नहीं किया था कि उसे अपने छोटे से गोरे चेहरे वाले बेटे से कोई उम्मीद नहीं है? इसके अलावा अपना पेपर खरीदने के बाद उसने जियो लिनशून को इसे वापस करने के लिए कहा, इसलिए सैद्धांतिक रूप से उनके बीच कोई और उलझन नहीं होनी चाहिए। जब से उसका बेटा पढ़ाई के लिए राजधानी गया है, तब से बूढ़ा चेन 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकला है। आज उनके लिए बाहर निकलना सचमुच दुर्लभ था। आखिर वह कौन सी बात थी जो उसे बाहर निकाल सकी? इसके अलावा जिस तरह से वह दादाजी लिन जियानलिंग के साथ चुपचाप बातचीत कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे से काफी परिचित हैं। लिन युआन की निगाहें इधर उधर घुमाते देख बूढ़े चेन ने अपनी नाक बाहर निकाली और घृणा से सूंघा। लिन जियानलिंग शर्म से लाल हो गए और झेपते हुए बोले, बड़े भाई, आपने कुछ हास्यास्पद बात देखी है? ये सब हमारे लिन परिवार के घराने का दुर्भाग्य है, हमारे घराने का दुर्भाग्य है। चाची चेन ने अपने होंठ काटते हुए कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ अफसोस भरे भाव से उसकी ओर देखा। लेडी यांग ने अपनी दोनों बहुओं का समर्थन करते हुए लिन युआन की नाक की ओर इशारा किया और शाप देना शुरू कर दिया, तुम छोटे आपदा सितारे, मौत के सितारे। यदि आप केवल कठोर चमड़ी वाले होते तो भी काफ़ी होता, लेकिन आपको ऐसे बेशर्म, बदसूरत काम भी करने पड़ते। आपने हमारे पड़ोसियों के लिए अपना सारा सम्मान खो दिया है। तुम सचमुच बेशर्म हो, तुम छोटी वेश्या, सस्ती वेश्या। यह मत सोचिए कि आप जो चाहें कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके पिता ने अपने पैर खो दिए हैं। लिन परिवार अभी मरा नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपको नियंत्रित कर सकते हैं। बेशर्म छोटी कुतिया, तुम तो वेश्यालय की वेश्याओं से भी बदतर हो। माँ, कृपया शांत हो जाओ। ऐसे अयोग्य नीच व्यक्ति के कारण अपना स्वास्थ्य बर्बाद मत करो। ली फैंग ई ने जल्दी और विचारपूर्वक लेडी यांग को सलाह देते हुए उसकी छाती को सहलाने में मदद की, और इस बीच वह लिन युआन को डांटना भी नहीं भूली। सबसे बड़ी बहू लेडी माँ लाओसन के घर की तीसरी बहू जितनी चालाक नहीं थी, नहीं वह उतनी तेज तर्रार थी। वह खुशी खुशी अपनी सास को लिटिल डिजास्टर स्टार को कोसते हुए सुन रही थी, जब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह चापलूसी करने का एक अवसर खो रही है, और वह मदद नहीं कर सकी और चुपके से ली फैंग ई को घूरने लगी। लेकिन क्या उनकी खुद की कोई प्रतिभाशाली बेटी नहीं थी? तुरंत वह अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं सकी। उसने सास के दूसरे हाथ को सहारा दिया और आग्रह किया, बिल्कुल माँ, आपको किसी ऐसी बात पर गुस्सा करके अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो सामने नहीं लाई जा सकती। यदि आप क्रोध से बीमार हो गए तो हमारी सीयू का दिल टूट जाएगा। सीयू की खातिर आप क्रोध से खुद को क्षतिग्रस्त नहीं होने दे सकते। जैसे ही लिन सीयू का उल्लेख हुआ, लेडी यांग का दिल तुरंत बहुत हल्का महसूस हुआ। अपने सामने हाथ जोड़े खड़ी छोटी आपदा स्टार को देखकर, जिसमें पश्चाताप का कोई संकेत नहीं था, और फिर घर पर ज्ञानी और अच्छे व्यवहार वाली लिन सीयू के बारे में सोचते हुए, जिसने कभी दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा, लेडी यांग को तुरंत लगा कि घर पर जो है वह वास्तव में उसकी प्यारी पोती है। अपनी सबसे बड़ी बहू का हाथ थपथपाते हुए लेडी यांग का स्वर नर्म हो गया, क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि एक माँ के रूप में आपको अच्छी शिक्षा मिली है? दोनों बेटे कस्बे के स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और बेटी को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा और कुशल बनाया जा रहा है। उस लेडी लियू के विपरीत, जो सिर्फ एक माँ है और फिर भी वह अपनी बेटी को इस अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उसने ये बेशर्मीपूर्ण चोरी के कार्य करने शुरू कर दिए। जब वह बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा अगर वह गांव के हर आदमी के साथ नहीं सोएगी? एक महिला सबके लिए, एक महिला सबके लिए। ली फैंग ई ने चुपके से लेडी माँ को घूरा। उसके बेटों या बेटी में क्या खराबी थी? हम बस उसके योंगशी और योंगहे के बड़े होने तक प्रतीक्षा करें, वे निश्चित रूप से उसके बच्चों से भी अधिक होनहार होंगे।
लेडी मा ने ली फैंग ई के खिलाफ एक राउंड जीत लिया था और वह खुद से इतनी खुश लग रही थी कि वह गर्व से दूर चली गई। हालांकि लिन युआन उनकी बातचीत से चकित था। क्या लिन परिवार सिर्फ उसके लिए नाटक करने के लिए सुबह सुबह आया था? और जितना अधिक वह उनकी बातें सुनती उतना ही अधिक उसे कुछ गड़बड़ लगती। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए लिन युआन ने लेडी यांग और दोनों बहुओं के बीच की अंतर्धाराओं को नज़रअंदाज करना चुना और इसके बजाय दादाजी लिन जियानलिंग की ओर मुड़ी। दादाजी, आप इतनी जल्दी यहाँ क्या लेकर आए हैं? क्या घर पर नाश्ता बनाने वाला कोई नहीं है? संयोगवश आज सुबह से मेरे पास कुछ अखमीरी रोटी बची हुई है। मैं खाना पकाने में कुशल नहीं हूँ और रोटी थोड़ी जली हुई है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप कुछ ले सकते हैं। दादाजी लिन जियानलिंग का चेहरा पीला पड़ता गया और जब उन्होंने उसकी ओर इशारा किया तो उनकी उंगली हिंसक रूप से हिलने लगी। वे एक भी शब्द नहीं बोल पाए। ये लड़की, ये छोटी आपदा सितारा, वह अब भी इतनी पश्चातापहीन कैसे हो सकती है? ली फैंग ई ने अपने पति को संकेत दिया और लिन जियाक्सियाओ ने जल्दी से अपने पिता को संभाला और लिन युआन की ओर मुड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया, बेशर्म लिटिल डिजास्टर स्टार! ये कैसा समय है जब तुमने मासूमियत का दिखावा किया है? कौन सी अखमीरी रोटी? हम लिन परिवार के सदस्य कभी भी आपकी दयनीय रोटी खाने की कृपा नहीं करेंगे। आपके गंदे शरीर द्वारा बनाया गया भोजन भी उतना ही गंदा होगा। इसे तो कोई कुत्ता भी नहीं छू सकता। हम सब आपके द्वारा किए गए गंदे कामों के बारे में जानते हैं। बस ईमानदारी से स्वीकार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं, तुम्हारा चाचा होने के नाते, तुम्हारी जान भी बख्श सकता हूँ। कुत्ते के लिए भी भोजन उपयुक्त नहीं। छाया में छिपे किसी व्यक्ति ने क्रोध से अपने दांत भींच लिए। लिन परिवार के गांव के लोगों के साथ क्या गलत है? एक ने उसे चूहा कहा और अब दूसरा कह रहा है कि वह कुत्ते से भी बदतर है। उन्हें सबक की जरूरत है, सचमुच सबक की। पूर्वी कमरे में, जहां लाओ फैन एक्यूपंक्चर कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे जिससे चांदी की सुई लगभग मुड़ गई थी। बाहर यह अज्ञानी लड़का कौन था जो उसका अपमान करने का साहस कर रहा था? जियो लिनशुंग, जो उसके एक्यूपंक्चर को गौर से देख रहा था, ने उसके अचानक कंपन को देखा और घृणा से बोला, कितना काया बूढ़ा मूर्ख है! क्या आप इससे डर गए हैं? बस अपनी बीमारी के इलाज पर ध्यान केंद्रित करें। मेरी बहन बहुत ही शक्तिशाली है, वह निश्चित रूप से इसे संभाल लेगी। लाओ फैन का हाथ क्रोध के साथ कांप उठा। दुनिया नहीं देखी, दुनिया नहीं देखी, नहीं, उसे इस छोटे से भेड़िए के बच्चे को बाहर ले जाकर उसे वह दुनिया दिखानी होगी जो उसने देखी है। उसे खुद देखने दो कि दुनिया से अनजान असली देहाती कौन है। लिन युआन ने लापरवाही से अपना कान साफ किया, लिन जियाक्सियाओ के चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया और लिन जियानलिंग को संबोधित करना जारी रखा। तो दादाजी, आप यहाँ भोजन के लिए नहीं हैं, क्या आप यहाँ चांदी के लिए हैं? ये सच है कि मध्य शरद ऋतु महोत्सव तेजी से नजदीक आ रहा है, लेकिन इसमें अभी 2 दिन बाकी हैं। चांदी या अनाज के लिए पूरे परिवार के साथ भागने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में चावल और गेहूं खत्म हो गए हों? लिन युआन सुबह जल्दी उठने वालों में से थी और आज लाओ फैन के जल्दी भोजन करने के लिए आने के कारण उसके परिवार ने और भी पहले खाना खा लिया था। ये वह समय था जब गांव के पुरुष आमतौर पर खेतों में काम करने के बाद भोजन के लिए घर लौटते थे और उन्होंने लिन जियानलिंग के परिवार को राजसी ढंग से उसके घर की ओर बढ़ते देखा था। उत्सुकतावश गांव वाले ये देखने के लिए उनके पीछे चले गए कि आखिर शोर शराबा क्या है। लिन युआन के दरवाजे के चारों ओर इकट्ठा होकर उसकी टिप्पणी सुनकर वे हंस पड़े। लिन परिवार गांव के सबसे धनी परिवारों में से एक था। ये कहना हास्यास्पद था कि उनके पास खाना पकाने के लिए अनाज नहीं था। अध्याय 110 व्यभिचारी को पकड़ना _1 अध्याय 110 व्यभिचारी को पकड़ना _1। ये हंसी सुनकर लिन युआन की निगाह धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर मुड़ गई। जब वह रसोई में थी तो उसने पहले ही इन लोगों द्वारा दरवाजे पर लात मारने की आवाज़ सुनी थी। इससे पहले उसे देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब निरीक्षण करने पर पता चला कि उसके परिवार के बड़े दरवाजों में से एक में छेद कर दिया गया था और दूसरा दरवाजा, जो कि सही सलामत था, उसका कब्जा टूटा हुआ था और वह एक तरफ झुका हुआ था, जिस पर एक ग्रामीण ने पैर रखा था जो अभी अभी खेतों से लौटा था। पीले कीचड़ में सने जूतों के निशान दरवाजे पर एक के बाद एक पड़ गए। लिन युआन अब अपने अंदर उमड़ते गुस्से को दबा नहीं सकी। वे सुबह सुबह उत्पात मचाने आए थे और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। ये उसके रिश्तेदार थे। जैसे ही लिन जियाजोंग लिन युआन को डांटने वाला था, उसने उसे काफी भारी स्वर में मुख्य द्वार की ओर इशारा करते हुए देखा। दादाजी, भले ही हमारे परिवार अलग हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि मेरे दरवाजे को लात मारकर इस तरह से अंदर आना उचित है? ये सौभाग्य की बात है कि हम जानते हैं कि हम अभी भी एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं इस तोड़फोड़ और घुसपैठ तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को सीधे यमन तक ले जा सकता था। लेडी माँ की रिपोर्ट सुनने के बाद लिन परिवार सुबह सुबह किसी को पकड़ने के लिए दौड़ा चला आया। उन्हें डर था कि अंदर बैठे लोगों को इसकी भनक लग गई होगी और वे भाग गए होंगे।
यही कारण था कि उन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और सिर्फ लात मारकर तोड़ दिया। उन्होंने अभी अपनी खोज शुरू भी नहीं की थी कि इस लिटिल डिजास्टर स्टार ने उन पर तोड़फोड़ करने, घुसने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। दरवाज़ा लिन जियाक्सियाओ ने लात मारकर खोला था, जिसने तुरंत ध्यान हटा लिया। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। तुम छोटे बदमाश, हमें अपनी बातों से डराना बंद करो। हम सब ने देखा, एक आदमी सुबह सुबह आपके घर आ पहुंचा। उसे जल्दी से सौंप दो। अगर आप उसे नहीं सौंपेंगे तो हम उस जगह की तलाशी लेंगे। एक आदमी। लिन युआन को अंततः एहसास हुआ कि वे एक व्यभिचारी को पकड़ने आए थे। दरवाजे पर इकट्ठे हुए दर्शक भी गपशप की भूखी आंखें फैलाकर आपस में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने सोचा था कि यह छोटी सी डिजास्टर स्टार बहुत ही उग्र और मुखर है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कम उम्र में ही प्रेम संबंध बनाना सीख गई है। लिन युआन को अचानक चुप होते देख लेडी माँ ने सोचा कि उसने निशाना साध लिया है और वह और भी विजयी हो गई। बिल्कुल, उसे सौंप दो। तुम छोटी सी बदचलन लड़की, पिछली बार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया था और तुमने मुझे रसोई के चाकू से धमकाने की हिम्मत की थी। मैंने आज स्पष्ट रूप से देखा, लगभग 17 या 18 वर्ष का एक युवक आपके घर में घुसा और वह घोड़ागाड़ी जिसे वह चलाता था अभी भी पास के जंगल में खड़ी है। अगर तुमने मुझे फिर से चाकू दिखाकर धमकाया तो देखना मैं पहले तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा या नहीं। लिन युआन चुप था। लेडी माँ ने जिस युवक को देखा था वह लियूजी था। उसने लाओ फैंग को नहीं देखा था, जो पहले प्रवेश कर गया था। लिटिल डिजास्टर स्टार को जवाब न देते देख लेडी माँ और भी अधिक गर्वित हो गईं और दरवाजे पर भीड़ को एक विस्फोटक खबर सुनाने के लिए जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। लिटिल डिजास्टर स्टार, मुझे अपने अतिक्रमण की बात से डराने की कोशिश मत करो। मैं आपको बता दूं, अगले महीने हमारी सीयू की शादी मास्टर मजिस्ट्रेट के परिवार में होगी। मास्टर मजिस्ट्रेट हमारे लिन परिवार से संबंधित हैं। जब समय आएगा तो वह किसका पक्ष लेंगे, ये स्वाभाविक बात है। उसने अपनी बात समाप्त की और प्रसन्नतापूर्वक अपने तेल के दागों से सने चिकने बालों को सहलाया। ये कहना होगा कि यह खबर सचमुच सनसनीखेज थी। दरवाजे पर खड़ी भीड़ तुरंत उत्साह से भर गई। मास्टर मजिस्ट्रेट के परिवार में शादी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि लिन परिवार के घोंसले से एक सुनहरा फीनिक्स उड़ गया था? ये वास्तव में एक आधिकारिक पत्नी बनना था। कई लोगों ने तुरंत लेडी माँ और लिन जियाजोंग की प्रशंसा और बधाई देना शुरू कर दिया। जबकि लिन जियाजोंग इस श्रेष्ठता की भावना में लिप्त था, उसने अपनी पत्नी को डांटने का नाटक किया। यह इतनी बड़ी बात नहीं है, आप हर जगह क्या घोषणा कर रहे हैं? सचमुच एक महिला का नजरिया। लेडी माँ अपना सिर ऊंचा करके चल रही थीं। वह कई दिनों से यह खबर अपने मन में दबाए बैठी थी कि उनके घर में एक आधिकारिक पत्नी आई है। अगर उसे किसी को बताने की अनुमति नहीं दी गई तो उसे लगा कि वह इससे बीमार हो जाएगी। लिन परिवार के लोगों को विवरण नहीं पता था, लेकिन लिन युआन स्थिति पर बहुत स्पष्ट था। मास्टर मजिस्ट्रेट के घर में विवाह योग्य आयु का एकमात्र पुरुष ली चेंगजी था, जो उनकी प्रमुख पत्नी से पैदा हुआ था। लिन युआन को यह बात बहुत स्पष्ट थी कि ली चेंगजी की छवि बहुत खराब थी। वह न केवल सभ्य महिलाओं को परेशान करता था, बल्कि किसान लड़कियों के साथ भी अभद्र व्यवहार करता था। क्या लैन हुआ के भाई ने जिस लड़की का जिक्र किया था वह वही नहीं थी जिसकी सगाई उसके कारण टूट गई थी? बाद में पता चला कि वह एक कुएं में कूद गई थी और बच नहीं पाए। उसके पीछे केवल उसके बुजुर्ग माता पिता और मात्र 10 वर्ष की एक बहन ही बची थी। लिन युआन की नज़र ली फैंग ई की ओर गई, जो अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि ली फैंग ई को अंदर की कहानी पता थी, लेकिन वह पूरी सच्चाई बताएगी या नहीं, यह अनिश्चित था। उसकी मामी मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट की वरिष्ठ उपपत्नी थी और वह ऐसी बातें अपनी भतीजी से नहीं छिपाती थीं। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि ली फैंग ई ने जानबूझकर सब कुछ छिपाया था। लिन युआन ने मन ही मन उपहास किया, यह महसूस करते हुए कि इस चाची और आधिकारिक पत्नी के बीच का रिश्ता उतना विश्वसनीय नहीं हो सकता जितना कि यह प्रतीत होता है। ग्रामीणों की चापलूसी से लिन जियाजोंग और भी अधिक घमंडी हो गया। उसकी आंखें लगभग उसके सिर के ऊपर तक उठ गईं। ऐसा लग रहा था कि वह बॉस से पहले मिली जानकारी को भूल गया है और अब आनंद ले रहा है। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके उसने लिन युआन को ऐसे देखा जैसे वह कोई चींटी हो। मेरी बच्ची, कोई भी पूर्ण नहीं है। जब तक तुम उस व्यभिचारी को तुम्हारे हवाले कर दोगे, तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। क्या मजाक! लिन युआन को लगभग बीमार महसूस हुआ। अब वह खुद को उसका चाचा कह रहा था और कह रहा था कि वह उसे कष्ट नहीं सहने देगा। पिछले आधे साल में वे कैसे जीवित बचे रहे। उसे यकीन था कि जैसे ही वह उस आदमी को सौंपेगी, लिन जियाजोंग उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इससे पहले कि लिन युआन जवाब दे पाता, लिन जियाजोंग ने लिन जियाक्सियाओ को आदेश देना शुरू कर दिया। युआन, आपके पिता अस्वस्थ हैं, इसलिए आज उन्हें बाहर आने के लिए परेशान न करें। आपकी माँ गर्भवती है और उसके लिए रक्तपात देखना और भी अनुचित है। लाओसन के घर जाओ, कुछ आदमियों को दरवाजा बंद करने के लिए ले जाओ, अपने दूसरे भाई और भाभी को बाहर न आने दो।
आज जब तुम्हारे पिता यहाँ निर्णय लेने के लिए मौजूद हैं तो चलो उस बेवफा लड़की को सुअर के पिंजरे में भिगोकर नदी में फेंक दें। सुअर पिंजरे में भीगना, क्या यह उसके प्रिय चाचा का वादा था कि वह उसके साथ गलत नहीं करेंगे? ली फैंग ई ने तुरंत जोर से जवाब दिया और दरवाजे की ओर आगे बढ़ा। गेट पर खड़ी कई महिलाएं आधिकारिक पत्नी के परिवार के साथ घुलने मिलने का अवसर ढूंढने के लिए उत्सुक थीं और उत्सुकता से ली फैंग ई के पीछे पीछे दरवाजा बंद करने के लिए चल पड़ीं। जियो हे की माँ भी उनमें से एक थी, अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए और विजयी भाव से बोलते हुए, मुझे पता था कि फूमन बिल्डिंग का आदमी ली फुगुई से लिटिल डिजास्टर स्टार के बारे में क्यों पूछ रहा था। पता चला कि वह पहले से ही उसके साथ मिली हुई है। लिंजी की गाड़ी बहुत अच्छी थी, हो सकता है उसका प्रेमी फूमन बिल्डिंग के लड़कों में से एक हो। ये सुनकर लिन जियाक्सियाओ की आंखें बदल गईं और उसने कई लोगों को अपने पीछे बाहर आने के लिए बुलाया। चलो भाइयों, आइए लिंजी में उस गाड़ी पर कड़ी नज़र रखें। हम व्यभिचारी को बचकर नहीं जाने दे सकते। हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोग हम पर झूठे आरोप लगाएं। ठीक है। पुरुषों का एक समूह बाहर जाने के लिए तैयार था। वे बहुत उत्सुक और उत्सुक थे। वह पुरुष जिसके पैर पहले ही कीचड़ से सने हुए थे, उसकी दहलीज पर कदम रखते समय सबसे अधिक शोर मचा रहा था। लिन युआन की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। जैसे ही ली फैंग ई और उसका समूह वहां से गुजरा, लिन युआन ने अपना पैर उठाया और उसे ठोकर मार दी। मेरे परिवार को छूने की हिम्मत कौन करता है? इस प्रतिरोध ने निस्संदेह व्यभिचारी को पकड़ने पर तुले समूह के लिए आग में घी डालने का काम किया। ली फैंग ई का पीछा करने वाली महिलाएं लिन युआन के चारों ओर एक फटते हुए बर्तन की तरह घूम रही थीं, फिर भी वे बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। उन्हें डर था कि यह भयंकर महिला अपने हाथ में रसोई के चाकू के साथ उन पर हमला कर सकती है। जियो हे की मां ने उससे दूरी बनाए रखी, लेकिन उसका मुंह बेरहम था। तुम छोटी वेश्या, अभी भी सख्त अभिनय करने की कोशिश कर रही हो, है ना? क्या आप इसे तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम उस व्यभिचारी को नहीं ढूंढ लेते? अभी खोजना शुरू करें। तुम सब यहाँ किस लिए खड़े हो? ली फैंग ई जमीन पर लेट गई। उसका चेहरा आधा कीचड़ में सना हुआ था और उसने बस बैठकर रोने का फैसला किया। मेरे बेकार पति, आपकी माँ को मारा गया है और आप अभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्हें मारो, ये तोड़, पीछे मत हटो। अगर कुछ टूटा तो मैं इसका दोष ले लूंगा।